બહેનોને વિનંતી છે કે આપ સૌ આપના આશીર્વાદ અને તાળીઓના ગડગડાટથી આપણા વડાપ્રધાનશ્રીનું સ્વાગત કરો. નરેન્દ્રભાઈ, આપણી બધી સાધ્વી બહેનો ઊભા થઈને આપનું અભિનંદન કરે છે. हमारे कच्छ गुजरात की सभी बहनों का स्वागत स्वीकार करिए. गुजरात से सभी कथाकार बहनें, साध्वी बहनें यहाँ उपस्थित होकर तालियों की गड़गड़ाहट मात्र न आपका स्वागत कर रही हैं, बल्कि आपको खूब खूब आशीर्वाद कच्छ की धरती से, गुजरात की धरती से दे रही हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आपके साध्वियों की अनुमति से मैं सबसे आग्रह करूंगी, आपका उत्साह यहाँ पूरा राष्ट्र देख रहा है. वडाप्रधान अपना अनुमति थी અમે એક વિડિયો બહેનોને અને રાષ્ટ્રના સમ્મુખ પ્રસ્તુત કરવા ઈચ્છીએ છીએ. વાતો મારી વેદ વખાણે હું ગાયત્રી કહેવાણી છું. શિવને માથે તાંડવ કરતી કાલ રાત્રિ માં કાળી છું. શિવની સાથે શોભતી હું તો ગણપતિ ઘટનારી છું. કાળા વિષ્ણુ ધોળા કરતી આજ લક્ષ્મી કહેવાણી છું. બની સરસ્વતી જ્ઞાન વહેંચતી બ્રહ્માની હું રાણી છું. બધી ઇન્દ્રિયો કાબુ કરતી ઇન્દ્રની ઇન્દ્રાણી છું. રક્ત બીજને રોડો મેં મહિષાસુર હણનારી છું. ચંડ મુંડના મસ્તક કાપી ચામુંડા કહેવાણી છું. હું સતી છું, હું ગતિ છું, હું માયાની મહારાણી છું. જગત પ્રગટ્યું મારા ગર્ભે જગદંબા કહેવાણી છું. બની સાવિત્રી યમને ભગાડું હું મોતને જીતનારી છું. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ સાથે રમાડી અંસુયા કહેવાણી છું. નદીઓનો હું પાલવ પાથરી પોષણને ભરનારી છું. હર હર ગંગે કરતા કરતા સર્વ પાપ હરનારી છું. મારા હાથે કરવત શોભે ના ડરનારી નારી છું. खूब लड़ी मर्दानी हूं तो झांसी वाली रानी छू. मारा विना यज्ञ अधूरो सत्य कर्म करनारी छू. सुखमा दुखमा साथे रहीने अर्धांगिनी कहवाणी छू. ममता नो हूं मोल ना लेती भूखी छता धराणी छू. पति पुत्र ने बाड़ उछेरी जननी हूं कहवाणी छू. भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश तरफ थी राष्ट्रनी समस्त स्त्री शक्ति ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ની માનવંતી શુભકામનાઓ. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી, આપને વિનંતી છે આપ આપના આશીષ વચન આમ સૌને આપો. मैं आप सभी को, देश की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं. इस अवसर पर देश की आप महिला संतों और साध्वियों द्वारा इस अभिनव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं. माताओं बहनों, कच्छ की जिस धरती पर आपका आगमन हुआ है वो सदियों से नारी शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक रही है. यहां मां आशापुरा स्वयं मातृशक्ति के रूप में विराजती है. यहां की महिलाओं ने पूरे समाज को कठोर प्राकृतिक चुनौतियां, सारी विपरीत परिस्थितियां
उसके बीच जीना सिखाया है, जूझना सिखाया है और जीतना भी सिखाया है। जल संरक्षण को लेकर कच्छ की महिलाओं ने जो भूमिका निभाई, पानी समिति बनाकर जो कार्य किया, उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है। कच्छ की महिलाओं ने अपने अथक परिश्रम से कच्छ की सभ्यता, संस्कृति को भी जीवंत रखा है। कच्छ के रंग, विशेष रूप से यहां का हैंडक्राफ्ट, इसका बड़ा उदाहरण है। ये कलाएं और ये कौशल अब तो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आप इस समय भारत की पश्चिमी सीमा के आखिरी गांव में है, यानी गुजरात का हिंदुस्तान की सीमा के आखिरी गांव है। उसके बाद कोई जनजीवन नहीं है, फिर दूसरा देश शुरू हो जाता है। सीमावर्ती गांवों में वहां के लोगों पर देश की विशेष जिम्मेदारियां रहती हैं। कच्छ की वीरांगना नारियों ने हमेशा इस दायित्व का भी बखूबी निर्वहन किया है। अब आप कल से वहां हो, शायद जरूर आपने किसी न किसी से सुना होगा, 1971 का जब युद्ध चल रहा था 1971 में, युद्ध में दुश्मनों ने भूज के एयरपोर्ट पर हमला बोला, एयरस्ट्रिप पर बम वर्षा की और हमारी जो हवाई पट्टी थी उसको नष्ट कर दिया। ऐसे समय, युद्ध के समय, एक और हवाई पट्टी की जरूरत थी। आप सबको गर्व होगा, तब कच्छ की महिलाओं ने अपने जीवन की परवाह न करके रातों रात एयरस्ट्रिप बनाने का काम किया और भारत की सेना की लड़ाई के लिए सुविधा बनाई थी। इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। उसमें से कई माताएं बहनें आज भी हमारे साथ, अगर आप जानकारी लोगे तो उनकी आयु बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी मुझे भी उनसे कभी बार मिलकर के बातें करने का मौका मिला है। देखिए, महिलाओं के ऐसे असाधारण साहस और सामर्थ्य की इस धरती से हमारी मातृशक्ति आज समाज के लिए एक सेवा यज्ञ शुरू कर रही है। माताओं बहनों, हमारे वेदों ने महिलाओं का आह्वान पुरंदी ही योषा, पुरंदी ही योषा ऐसे मंत्रों से किया है। यानी महिलाएं अपने नगर, अपने समाज की जिम्मेदारी संभालने में समर्थ हो, महिलाएं देश को नेतृत्व दें। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हमारे वेदों ने, हमारी परंपरा ने ये आह्वान किया है कि नारी सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा दे। हम लोगों एक बात कभी कभी बोलते हैं, नारी तू नारायणी, लेकिन और भी एक बात हमने सुनी होगी, बड़ा ध्यान से सुनने जैसा है। हमारे यहां कहा जाता है, नर करनी करे तो नारायण हो जाए। यानी नर को नारायण होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नर करनी करे तो नारायण हो जाए, लेकिन नारी के लिए क्या कहा है, नारी तो नारायणी।
अब ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। हम बोल तो लेते हैं, लेकिन अगर सोचे थोड़ा तो हमारे पूर्वजों ने कितना गहन चिंतन से हमें पुरुष के लिए कहा, नर करने करे तो नारायण हो जाए, लेकिन माताओं बहनों के लिए कहा नारी तू नारायणी। माताओं बहनों, भारत विश्व की ऐसी बौद्धिक परंपरा का वाहक है जिसका अस्तित्व उसके दर्शन पर केंद्रित रहा है, और इस दर्शन का आधार उसकी आध्यात्मिक चेतना रही है, और ये आध्यात्मिक चेतना उसकी नारी शक्ति पर केंद्रित रही है। हमने सहर्ष ईश्वरीय सत्ता को भी नारी के रूप में स्थापित किया है। जब हम ईश्वरीय सत्ता की और ईश्वरीय सत्ता को स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में देखते हैं, तो स्वभाव से ही पहली प्राथमिकता नारी सत्ता को देते हैं। फिर चाहे वो सीता राम हो, राधा कृष्ण हो, गौरी गणेश हो, या लक्ष्मी नारायण हो, आप लोगों से बेहतर कौन हमारी इस परंपरा से परिचित होगा। हमारे वेदों में गोपा, गोदा, अपाला और लोपमुद्रा अनेक विध नाम हैं, जो जैसे ऋषिकाएं रही हमारे यहां। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने वेदांत के शोध को दिशा दी है। उत्तर में मीराबाई से लेकर दक्षिण में संत अक्का महादेवी तक भारत की देवियों ने भक्ति आंदोलन से लेकर ज्ञान दर्शन तक समाज में सुधार और परिवर्तन को स्वर दिया है। गुजरात और कच्छ की इस धरती पर भी सती तोरल, गंगा सती, सती लोयण, रामबाई और लीरबाई, ऐसी अनेक देवियों के नाम आप सौराष्ट्र में जाओ घर घर गूंजते हैं। इसी तरह आप हर राज्य में, हर क्षेत्र में देखिए, इस देश में शायद ही ऐसा कोई गांव हो, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां कोई न कोई ग्राम देवी, कुल देवी वहां की आस्था का केंद्र ना हो। ये देवियां इस देश की उस नारी चेतना का प्रतीक है जिसने सनातन काल से हमारे समाज का सृजन किया है। इसी नारी चेतना ने आजादी के आंदोलन में भी देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित रखा। और ये हम याद रखें कि 1857 का स्वातंत्र संग्राम हम याद करें, और आज जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो भारत के आजादी के आंदोलन की पीठिका, उसको तैयार करने में भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा रोल था। हिंदुस्तान के हर कोने में कोई न कोई ऋषि, मुनि, संत, आचार्य पैदा हुए जिन्होंने भारत की चेतना को प्रज्वलित करने का अद्भुत काम किया था। और उसी के प्रकाश में, उसी चेतना के रूप में से देश स्वतंत्रता के आंदोलन में सफल हुआ। आज हम एक ऐसे मुकाम पर है कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहेगी, लेकिन सामाजिक चेतना, सामाजिक सामर्थ्य, सामाजिक विकास, समाज में परिवर्तन, इसका समय हर नागरिक की जिम्मेवारी से जुड़ गया है। और तब जब इतनी बड़ी तादाद में संत परंपरा की सब माताएं बहनें बैठी हैं, तो मैं समझता हूं कि मुझे आपके साथ वो बात भी करनी चाहिए।
और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं नारी चेतना के ऐसे ही एक जागरूक समूह से बात कर रहा हूं। माताओं बहनों, जो राष्ट्र इस धरती को मां स्वरूप मानता हो, वहां महिलाओं की प्रगति राष्ट्र के सशक्तिकरण को हमेशा बल देती है। आज देश की प्राथमिकता महिलाओं का जीवन बेहतर बनाने पर है। आज देश की प्राथमिकता भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी में है और इसलिए हमारी माताओं बहनों की मुश्किलें कम करने पर हम जोर दे रहे हैं। हमारे यहां तो ये स्थिति थी कि करोड़ों माताओं बहनों को शौच तक के लिए घर के बाहर खुले में जाना पड़ता था। घर में शौचालय ना होने की वजह से उन्हें कितनी पीड़ा सहनी पड़ती थी, इसका अंदाजा मुझे शब्दों में वर्णन करने की आवश्यकता आपके सामने नहीं है। यह हमारी सरकार है जिसने महिलाओं की इस पीड़ा को समझा। 15 अगस्त को लाल किले पर से मैंने इस बात को देश के सामने रखा और हमने देश भर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। अब बहुत लोगों को लगता होगा ये कोई काम है क्या, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसा काम भी पहले कोई नहीं कर पाया था। आप सबने देखा है कि गांवों में माताओं बहनों को लकड़ी और गोबर से चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। धुएं की तकलीफ को महिलाओं की नियति मान लिया गया था। इस तकलीफ से मुक्ति दिलाने के लिए ही देश ने 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस उन्हें दिए, उन्हें धुएं से आजादी दिलाई। पहले महिलाओं के, खासकर गरीब महिलाओं के बैंक खाते भी नहीं होते थे। इस कारण उनकी आर्थिक शक्ति कमजोर रहती थी। हमारी सरकार ने 23 करोड़ महिलाओं को जन धन खाताओं के जरिए बैंक से जोड़ा है। वरना पहले मैं मालूम था कि किचन में, रसोड़े में अगर गेहूं का डिब्बा है तो महिला उसमें पैसे रख कर रखती थी, चावल का डिब्बा है तो नीचे दबा करके रखती थी। आज हमने व्यवस्था की है कि हमारी माताएं बहनें पैसे बैंक में जमा करें। आज गांव-गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर छोटे उद्योगों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। महिलाओं के पास कौशल की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब वही कौशल उनका और उनके परिवार की ताकत बढ़ा रहा है। हमारी बहनें, बेटियां आगे बढ़ सके, हमारी बेटियां अपने सपने पूरे कर सके, अपनी इच्छा के अनुसार अपना कुछ काम कर सके, इसके लिए सरकार अनेक माध्यमों से उन्हें आर्थिक मदद भी दे रही है। आज स्टैंड अप इंडिया के तहत 80% से भी ज्यादा, 80% से भी ज्यादा लोन हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। मुद्रा योजना के तहत करीब 70% लोन हमारी बहनों बेटियों को दिए गए हैं और ये हजारों करोड़ रुपए का मामला है। एक और विशेष कार्य हुआ है जिसका जिक्र
मैं आपके सामने जरूर करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के जो 2 करोड़ से अधिक घर बनाकर दिए हैं, क्योंकि हमारा एक सपना है कि हिंदुस्तान में हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो, पक्की छत वाला घर हो। और घर भी मतलब 4 दीवारें नहीं, घर ऐसा जिसमें शौचालय हो, घर ऐसा जिसमें नल से जल हो, घर ऐसा जिसमें बिजली का कनेक्शन हो, घर ऐसा जिसके अंदर उनको जो प्राथमिक सुविधाएं है गैस कनेक्शन समेत की, ये सारी सुविधाओं वाला घर मिले। 2 करोड़ गरीब परिवार के लिए 2 करोड़ घर बने हमारे आने के बाद। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अब 2 करोड़ घर, आज घर की कीमत कितनी होती है? आप लोग सोचते होंगे कितनी कीमत होगी? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख छोटा सा घर होगा। तो इसका मतलब 2 करोड़ महिलाओं के नाम जो एक घर बने हैं, मतलब 2 करोड़ गरीब महिलाएं लखपति बनी हैं। जब हम लखपति सुनते थे तो कितना बड़ा लगता था, लेकिन एक बार गरीबों के प्रति संवेदना हो, काम करने का इरादा हो, तो कैसे काम होता है। और आज बहुतेक जो 2 करोड़ में से बहुतेक हमारी माताएं बहनें, उनको ये मालिकाना हक मिला है। एक समय था जब महिलाओं के नाम न जमीन होती थी, न दुकान होती थी, और न ही घर। कभी भी पूछ लीजिए कि भाई जमीन किसके नाम पर, या तो पति के नाम पर, या बेटे के नाम पर, या भाई के नाम पर। दुकान किसके नाम पर, पति, बेटा या भाई। गाड़ी लाए, स्कूटर लाए तो किसके नाम पर, पति, बेटा या भाई। महिला के नाम पर न घर होता है, न गाड़ी होते, कुछ नहीं होता है। पहली बार हमने निर्णय किया कि हमारी माताओं बहनों के नाम पर भी संपत्ति होगी, और इसलिए हमने ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय किए। और इसने जब उनके पास ये ताकत आती है ना, ये एम्पावरमेंट होता है, तो घर में जब आर्थिक फैसले लेने में की बात आती है, तो माताएं बहनें उसमें हिस्सेदार बनती हैं, उनकी सहभागिता बढ़ जाती है। वरना पहले क्या होता था, घर में बेटा और बाप कुछ व्यापार बिजनेस की बात करते हैं, और किचन में से माँ आकर के थोड़ी मुंडी रखती है, तो तुरंत वो कह देते, जाओ जाओ तो तुम किचन में काम करो, हम बेटे के साथ बात कर रहे हैं। यानी ये समाज की स्थिति हमने देखी है। आज माताएं बहनें एम्पावर होने के कारण वो आकर के कहते हैं, नहीं ये गलत कर रहे हो, ये करो, ऐसा करने से ये नुकसान होगा, ऐसा करने से लाभ होगा। आज उनकी भागीदारी बढ़ रही है। माताओं बहनों बेटियों पहले भी इतनी ही सक्षम थी, लेकिन पहले उनके सपनों के सामने पुरानी सोच और पुरानी अव्यवस्थाओं का बंधन था। बेटियां कुछ काम करती थी, नौकरी करती थी, तो कई बार उन्हें मातृत्व के समय नौकरी छोड़नी पड़ती थी। अब उस समय उसको जब सबसे ज्यादा जरूरत हो, पैसों की भी जरूरत हो, बाकी सहायता की जरूरत, उसी समय नौकरी छोड़नी पड़े, तो उसके पेट में जो बच्चा है उस पर उसका प्रभाव होता है। कितनी ही लड़कियों को महिला अपराधों के डर से काम छोड़ना पड़ता था। हमने इस सारी स्थिति को बदलने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। हमने मातृत्व अवकाश को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है। यानी एक प्रकार से 52 हफ्तों का साल होता है, 26 हफ्ते छुट्टी दे देते हैं। हमने वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए हैं। बलात्कार, और हमारे देश में हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों पर फांसी जैसी सजा का भी प्रावधान किया है। इसी तरह बेटे बेटी को एक समान मानते हुए
सरकार बेटियों के विवाह की आयु को भी 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है। संसद के सामने ये प्रस्ताव है। आज देश सेना में बेटियों की बड़ी भूमिकाओं को बढ़ावा दे रहा है। सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले की शुरुआत हुई है। माताओं बहनों, नारी शक्ति के सशक्तिकरण की इस यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। आप सभी का मुझ पर इतना स्नेह रहा है, आपके इतने आशीर्वाद रहे हैं, आपके बीच में ही मैं पला बढ़ा हूं, आपके बीच से ही निकला हुआ हूं, और इसलिए आज मन करता है कि मैं आपसे कुछ आग्रह करूं। कुछ बातों के लिए मैं आपको कहूं कि आप भी कुछ मेरा मदद कीजिए। अब क्या काम करने हैं, मैं कुछ काम आपसे बताना चाहे वहां हमारे जो कुछ मंत्री भी वहां आए हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता आए हैं, उन्होंने भी शायद बताया होगा या शायद आगे बताने वाले होंगे। अब देखिए, कुपोषण हम कहीं पर भी हो, हम गृहस्थी हो या सन्यासी हो, लेकिन क्या बच्चा या बच्ची एक कुपोषित हो, हमें दर्द होता है क्या? दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या इसको हम साइंटिफिक तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्या जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं? और इसलिए मैं कहूंगा, कुपोषण के खिलाफ देश में जो अभियान चल रहा है उसमें आप बहुत बड़ी मदद कर सकती है। ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी आपकी बड़ी भूमिका है। बेटियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में न केवल स्कूल जाएं बल्कि पढ़ाई भी पूरी करें। इसके लिए आप लोगों को लगातार उनसे बात करनी चाहिए। आपने भी कभी बच्चियों से बुला करके उनसे बातें करनी चाहिए। आपके मठ में, मंदिर में, जहां भी, उनको प्रेरित करना चाहिए। अब सरकार एक अभियान शुरू करने जा रही है जिसमें बेटियों के स्कूल प्रवेश का उत्सव मनाया जाएगा। इसमें भी आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत मदद करेगी। ऐसे ही एक विषय है वोकल फॉर लोकल का। बार बार मेरे मुंह से आपने सुना होगा। आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी हमें कह करके गए, लेकिन हम लोग सब भूल गए। आज दुनिया में जो हालत हमने देखी है, दुनिया में वही देश चल सकता है जो अपने पैरों पर खड़ा हो। जो बाहर से चीजें ला करके गुजारा करता है वो कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए वोकल फॉर लोकल हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बहुत अहम विषय बन गया है। लेकिन इसका महिला सशक्तिकरण से भी बहुत गहरा संबंध है। ज्यादातर स्थानीय उत्पादों की ताकत महिलाओं के हाथों में होती है। इसलिए अपने संबोधनों में, अपने जागरूकता अभियानों में आप स्थानीय उत्पादों के उपयोग के लिए लोगों को जरूर प्रोत्साहित करें। लोग अपने घर में, आपके जो भक्त लोग हो ना, उनको कहो भाई तुम्हारे घर में विदेशी चीजें कितनी हैं और हिंदुस्तान की चीजें कितनी, जरा हिसाब लगाओ। छोटी छोटी चीजें हम विदेशी घुस गई हमारे घर में। तो हमारा देश का व्यक्ति क्या पड़ा? अब मैंने देखा छाता, और छाता बोले विदेशी छाता है। अरे भाई, हमारे देश में छाता सदियों से बन रहा है, अब विदेशी लाने की क्या जरूरत है? हो सकता है 2-4 रुपए ज्यादा लगेगा, लेकिन हमारे कितने लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि इतनी चीजें हैं जो हम बाहर का लाने का शौक बन गया है। मैं, आप लोग उस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, आप इस बात में लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को आप दिशा दे सकते हैं। और इसके कारण भारत के मिट्टी की बनी हुई चीज हो, भारत की मिट्टी में बनी हुई चीज हो, भारत के लोगों का जिसमें पसीना हो, ऐसी चीजें। और जब मैं ये वोकल फॉर लोकल कहता हूं, लोगों को लगता है दिवाली के दिए। दिवाली दिए नहीं भाई, हर चीज भी और देखिए, सिर्फ दिवाली के दिए में अटक मत जाइए। ऐसे ही आप जब हमारे बुनकर भाइयों बहनों को, हस्त कारीगरों से मिले, तो उन्हें सरकार का एक जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल के विषय में बताइए। भारत सरकार ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है
जिसकी मदद से कोई भी दूर सुदूर कहीं पर भी रहता हो, वो अपने चीज जो बनाता है वो सरकार को अपने बेच सकता है। एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये आग्रह मेरा ये भी है कि जब भी आप समाज के भिन्न भिन्न वर्गों ने मिले, उनसे बात करें। नागरिकों के कर्तव्य पर बल देना चाहिए। नागरिक धर्म बजाना की बात हमने बतानी चाहिए। और आप लोग तो पितृधर्म, मातृधर्म ये सब बताते ही हैं। देश के लिए नागरिक धर्म भी उतना ही जरूरी होता है। संविधान में निहित इस भावना को हमें मिलकर मजबूत करना है। इसी भावना को मजबूत करते हुए हम नए भारत के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि देश को आध्यात्मिक और सामाजिक नेतृत्व देते हुए आप हर जन को राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में जोड़ेंगे। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम नए भारत का सपना जल्द ही साकार कर पाएंगे। और फिर आप लोगों ने देखा है हिंदुस्तान के आखिरी गांव कैसा नजारा, उसका आपको बड़ा आनंद देता होगा। शायद आप में से कुछ लोग सफेद रण को देखने गए होंगे, कुछ लोग शायद आज जाने वाले होंगे। उसका अपना एक सौंदर्य ही है और उसमें एक आध्यात्मिक अनुभूति भी कर सकते हैं। कुछ पल अकेले थोड़े दूर जाकर के बैठेंगे तो एक नई चेतना का अनुभव करेंगे। क्योंकि मेरे लिए किसी जमाने में जगह का बड़ा दूसरा उपयोग होता था, तो मैं लंबे अरसे तक इस मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूं। और आप जब वहां आए हैं तो आप जरूर देखिए कि उसका अपना एक विशेष अनुभव होता है। उस अनुभव को आप प्राप्त कीजिए। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे कुछ साथी वहां हैं, बहुत गहराई से उनसे बात कीजिए। आप अब समाज के लिए आगे आइए। आजादी के आंदोलन में संत परंपरा ने बहुत बड़ा रोल किया था। आजादी के 75 साल बाद देश को आगे बढ़ाने में संत परंपरा आगे आए, अपने दायित्व को सामाजिक दायित्व के रूप में निभाए। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।